हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव यूज में ये बता रहे हैं कि हम पार्शियल कोरिलेशन तब भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास डिकोटोमस वेरिएबल आ जाता है। तो डिकोटोमस यानी जो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जैसे मेल फीमेल है या एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप है, इंडियंस अमेरिकन्स है। तो जब हमारे पास इस तरह का कोई वेरिएबल हो जो दो कैटेगरीज का होता है और उसके अंडर हमने और दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जैसे अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पे जो दो डिकोटोमस वेरिएबल इन्होंने लिए हुए हैं वो है मेल और फीमेल, और दोनों के ही अंदर इन्होंने दो वेरिएबल्स और लिए हुए हैं। एक को बोलते हैं हम एक्स, एक को बोल देते हैं वाई। तो एक्स क्या है? एक्स है इनटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है IOA। और वाई क्या है? न्यूरोटिसिज्म, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है N। तो एक तरीके से मेल और फीमेल ये एक हमारा वेरिएबल हो गया जिसको डिकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं, और इन दोनों की ही मेजरमेंट्स हैं और इन दोनों के ही अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एक तो आ रहा है इंटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी का और एक आ रहा है न्यूरोटिसिज्म का। तो हमारे पास यहाँ भी एक तरीके से तीन वेरिएबल्स हैं। एक हो गया मेल फीमेल, जिसको हम एक ही मानेंगे, लेकिन ये दो तरह के हैं। ठीक है ये एक ही वेरिएबल, बेशक आप इसको ए बोल दो, ये एक ही वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। दूसरा बी हो गया IOA, जिसको इन्होंने इंटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी बोला हुआ है, और सी हो गया N यानी कि न्यूरोटिसिज्म। तो वेरिएबल्स तीन हैं, बस फर्क इतना है कि A B C जो तीन वेरिएबल्स हम लेते थे पार्शियल में, उसमें से हमारा जो पहला वेरिएबल है वो डिकोटोमस है। तो ऐसे में हम ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कर सकते हैं। So if you compute the correlation between intolerance of ambiguity and neuroticism for the entire sample of male and female for 20 subjects, तो ये पूरे 20 subjects हो गए आपके। ये कितने हैं? मेल 3 4 5 6 7 8 9, और ये फीमेल्स भी 9 है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं, बट यहाँ पे ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 है एक्चुअली, 20 नहीं है, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो। तो अगर हम एंटायर सैंपल देखें, अपना जो n है हमारा वो 18 है। n क्या है? 18 है। और तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं A B और C, उसमें से A वेरिएबल हमारा मेल फीमेल है, B वेरिएबल है हमारा इंटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी, और C वेरिएबल है हमारा न्यूरोटिसिज्म। तो हमने इन तीनों के बीच में पार्शियल कोरिलेशन निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इनका जो ये कोरिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है -0.462। ठीक है, ये -0.462 इनका जो आ रहा है पार्शियल कोरिलेशन आ रहा है। ये कह रहे हैं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कोरिलेशन जो आएगा पार्शियल कोरिलेशन यानी कि RP जिसको लिखते हैं, वो आएगा -0.462। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस का मतलब क्या है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब इंटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी का और न्यूरोटिसिज्म का आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा। तो अगर यहाँ कह रहे हैं कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर न्यूरोटिसिज्म बढ़ता जाता है तो इनटॉलरेंस टू एम्बिगुअस सिचुएशन डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए ये नेगेटिव वो दिखा रहा है, आपको नेगेटिव साइन आ रहा है कोरिलेशन में। सो इफ यू कैलकुलेट पियर्सन्स कोरिलेशन सेपरेटली फॉर ईच जेंडर, दे आर वेल एक्सपेक्टेड। और कह रहे हैं अगर हम सेपरेटली लेते हैं, अभी तो हमने सारे सैम्पल्स का, पूरे 18 सैम्पल्स का एक साथ लिया था तो 0.462 आ रहा था, लेकिन अगर हम मेल का अलग लेते हैं और फीमेल का अलग लेते हैं तो मेल्स में 0.64 आ रहा है और फीमेल्स में 0.41 आ रहा है। अलग अलग लिया है इन्होंने जेंडर वाइज। So the partial correlation can help us in order to resolve this problem. We calculate Pearson's moment product moment correlation between intolerance to ambiguity and neuroticism. पार्शियल आउट फॉर सेक्स, तो मतलब हमने क्या किया, जेंडर को C बना दिया यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि हम जैसे ABC में C को हम पार्शियल आउट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि C आप जेंडर ले लो, यानी कि मेल फीमेल को C बना दो, तो आपका A जो हो जाएगा A, वो वाला वेरिएबल हो जाएगा
इंटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म, और सी आपका हो जाएगा मेल फीमेल जो जेंडर है आपका। ओके, तो अब इस तरीके से अगर हम इसका निकालते हैं पार्शियल कोरिलेशन, तो इस केस में यहाँ पे देखो पहले अलग अलग कोरिलेशन निकाले होंगे जैसे हमने सीखा था, उसके बाद उसको इस फॉर्मूले में डाला है पार्शियल कोरिलेशन का। तो यहाँ पे जो अब कोरिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.566, यानी कि अब आपका कोरिलेशन पॉजिटिव हो गया है, चेंज हो गया है, पहले माइनस में आ रहा था अब प्लस में आ रहा है। तो कोरिलेशन पार्शियल आउट फॉर सेक्स इज 0.57। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, इन्होंने जेंडर को क्यों पार्शियल आउट किया, जबकि जेंडर को हम ए बी सी मान के जब कर रहे थे, जिसमें जेंडर ए था और IOA बी था और न्यूरोटिसिज्म सी था, उस केस में माइनस में आ रहा था। लेकिन जब हमने जेंडर को पार्शियल आउट कर दिया, सी बना दिया, तो उस केस में हमारा कोरिलेशन 0.566 आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे जेंडर का इफेक्ट पड़ रहा है, अलग अलग जेंडर का। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन से उल्टा आ रहा है। एक्सपेक्टेशन से उल्टा क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जो इमोशनली इनस्टेबल होता है उसको न्यूरोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। और जो ये इनटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी कह रहे हैं वो भी तो एक तरह से इंस्टेबिलिटी हो गई ना। इनटॉलरेंस मतलब आपको बर्दाश्त नहीं होता, एम्बिग्विटी मतलब जब कोई कंफ्यूजन होती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो एक तरीके से ये भी आप मान लो कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी ही हो गई। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी तो बढ़ना चाहिए, यानी कि इनका कोरिलेशन पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हमने क्या देखा कि कोरिलेशन नेगेटिव आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, अगर किसी का न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा है तो क्या उसकी इंटॉलरेंस कम हो जाएगी, नहीं होगी ना, उसकी इंटॉलरेंस भी तो बढ़नी चाहिए उसके साथ साथ। अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब वो टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा है, इनटॉलरेंट है। तो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव साइन अनएक्सपेक्टेड है, दिस इज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ये बोल रहे हैं। एंड दिस इज अ सरप्राइजिंग फाइंडिंग, ये सरप्राइजिंग फाइंडिंग आई है कि ये दोनों कैसे नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेरिएबल जो है जेंडर का वो उसको इफेक्ट कर रहा है। देन यू विल रियलाइज द ट्रेंड ऑफ मीन इज रिवर्स्ड। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम उसमें देखते हैं कि मीन क्या है, तो मीन एकदम उल्टा बताता है। इफ वी कैलकुलेट कोरिलेशन सेपरेटली फॉर ईच जेंडर दे आर वेल इन एक्सपेक्टेड लाइन, और अलग अलग करते हैं तो मेल का इतना बताता है, फीमेल का इतना बताता है। तो इस केस में ये कह रहे हैं कि हमारे जेंडर की वजह से, जेंडर वेरिएबल है जो डिकोटोमस वेरिएबल है इसमें, उसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा फर्क पड़ रहा है जिससे हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है। तो इसलिए हमेशा हमने क्या करना है, जो भी हमारा डिकोटोमस वेरिएबल होगा, यानी कि जो दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, उसको हमेशा हमने पार्शियल आउट करना है। पार्शियल आउट करने का मतलब है कि उसको हमेशा हमने सी मान के चलना है और बाकी दोनों को ए और बी मान के चलना है। अगर हम उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर ठीक आएगा। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में डिकोटोमस वेरिएबल आता है और साथ में दो वेरिएबल्स आते हैं तो डिकोटोमस को आप सी बना दो और बाकी दोनों को ए और बी बना दो। तो ये इसके बाद यहाँ पे इनका जो आया पॉजिटिव आ गया कोरिलेशन 0.566। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, टी वैल्यू निकाली, क्योंकि सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करनी है तो इस तरीके से टी वैल्यू निकाल ली। टी वैल्यू में वेरिएबल यहाँ भी 3 है, देखो यहाँ इन्होंने सही लिखा हुआ है n इक्वल टू 18 है, यहाँ पे ऊपर 20 जो था वो मिसप्रिंट था, 20 नहीं है 18 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला निकाला तो हमारी टी वैल्यू आ रही है 2.66। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 18 माइनस 3 वेरिएबल्स हैं तो 15 हो जाएगी। तो यानी कि 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम 0.05 के नीचे देखेंगे टेबल में तो वैल्यू आ रही है 2.13। तो अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.66 और हमारी टेबल वैल्यू है 2.13। तो कौन सी बड़ी हो गई, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन हमारी टेबल वैल्यू। तो इसलिए हमने क्या करा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया है। नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, वो रिजेक्ट हो चुका है। इसका मतलब कोरिलेशन है।
सो पार्शियल कोरिलेशन एज, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट दैट पॉपुलेशन पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन intolerance to ambiguity and neuroticism is partial doubt for sex is zero, जो कि रिजेक्ट हो चुका है। ये जीरो वाला मतलब नल हाइपोथेसिस वाला रिजेक्ट हो चुका है कि कोरिलेशन जीरो नहीं है। तो इसमें हमने क्या सीखा ऑल्टरनेटिव कोरिलेशन में कि जब भी डिकोटोमस वेरिएबल आता है तो उसको हमने ए बी और सी में से सी बना देना है, तो हमारा आंसर ठीक आएगा। अब चलते हैं लीनियर रिग्रेशन पे। ये एक दूसरा नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। रिग्रेशन लाइन क्या होती है? जो आपको ये लाइन यहाँ दिख रही है ये रिग्रेशन लाइन है, दिस इज रिग्रेशन लाइन। तो अब रिग्रेशन होता क्या है? It creates an equation so the values can be predicted within the range framed by the data. That is, if you know x, you can predict y, and if you know y, you can predict s. This is done by equation called regression equation. तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? आपके प्रिडिक्शन में काम करती है, आपके प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y की पता चल जाती है, y की है तो x की पता चल जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे स्कैटर डायग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको x और y के बीच में, और उसके बीच में से जो लाइन जा रही है उस डेटा के ऊपर से, ये डेटा है, ये सारा जो प्लॉट किया हुआ है ये डेटा है, इसके बीच में से जो ये लाइन जा रही है ये रिग्रेशन लाइन है। और फ्रॉम दिस लाइन यू कैन प्रिडिक्ट x फ्रॉम y, दैट इज परसेंटेज ऑफ वोट्स इन 1984 इफ नोन। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ वोट्स इन 1980। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस लाइन से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें एक चीज़ पता है कि 1984 में कितने 1980 में कितने वोट्स डले थे, उससे हम 1984 के वोट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से रिग्रेशन लाइन हमें हेल्प करती है। तो हमें एक साइड की चीज़ अगर पता है कि उस साल कितने वोट्स आए थे, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तो हम आने वाले सालों में भी आगे कितने वोट्स आएंगे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको अभी समझ में आएगा। The regression line seen in the above diagram is close to the scatter plots. This is predicted values need to be as close as possible to the data. Such a line is called best fitting line और regression line. तो जितना ज़्यादा डेटा के क्लोज होगी उसको बेस्ट फिटिंग लाइन या रिग्रेशन लाइन बोलेंगे। इसकी सर्टेन गाइडलाइंस हैं। तो पहली गाइडलाइन है यूज रिग्रेशन लाइन व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। जब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हो तभी रिग्रेशन लाइन यूज करें। डू नॉट यूज इफ देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। जब सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है तो उसको यूज नहीं करना है। और स्टे विद इन द रेंज ऑफ द डेटा। तो डेटा की रेंज के बीच में ही रहें। अगर डेटा 10 to 60 के बीच में है तो आप 400 के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डू नॉट मेक prediction for a population based on another population regression line। तो ऐसी पॉपुलेशन पे रिग्रेशन लाइन यूज ना करें जो दूसरी पॉपुलेशन का डेटा हो, उसको किसी और के ऊपर यूज ना करें। द वाई वेरिएबल इज ऑफन टर्म्ड एज द क्राइटेरियन वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो वाई वेरिएबल है उसको क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। एक्स वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं। जो स्लोप है उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो इंटरसेप्ट है उसको रिग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने ये आपको एक वैल्यू दी हुई है स्लोप निकालने की। स्लोप को इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया है, और उसकी जो निकालने की फॉर्मूला दिया हुआ है वो है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो ये आपका स्लोप निकलेगा इससे। यहाँ पे इसको प्रिडिक्टर क्यों बोला हुआ है, प्रिडिक्टर वेरिएबल क्यों बोला हुआ है एक्स को? क्योंकि जब हमें एक्स पता चल जाता है तो हम वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसलिए हम एक्स को प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकें। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करने के लिए, या अगर आपको क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है कि आप रिग्रेशन इक्वेशन लिखो, तो आपको ये चीज़ लिखनी है। वहाँ पे आपको ये याद रखना है जहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमें अल्फा निकालना है, हमें बीटा निकालना है, और x की वैल्यू हम अज्यूम करके पुट करेंगे तो हमारा y निकल आएगा। तो हमें अल्फा और बीटा चाहिए मेनली। तो ठीक है। तो अब इसमें आपको
पहले अल्फा निकालना है, फिर आपको बीटा निकालना है। इन्होंने बीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है और आई थिंक अल्फा का यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको अल्फा निकालने का पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। तो आप अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स वाई, यानी कि आपका जो वैल्यूज होंगी एक्स वाई की, उसका जो आप टोटल करोगे तो समेशन वाई का टोटल, फिर एक्स का स्क्वायर करके समेशन करना है तो समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई, और इसका डिनोमिनेटर भी आएगा एक, डिनोमिनेटर में होगा एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका अल्फा का फॉर्मूला है। इस तरीके से आपका अल्फा निकलेगा। उसके बाद बीटा का फॉर्मूला इन्होंने दिया ही हुआ है, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। बीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका अल्फा और बीटा का फॉर्मूला है। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ मैंने एक्स का होल स्क्वायर लिखा है वहाँ इन्होंने वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, बट बात एक ही है। आप चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो बीटा का, चाहे ये याद कर लो, बट आई थिंक अगर आप याद कर ही रहे हो तो मैंने जो लिखा है इसको याद करो, इसमें इजी हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है अल्फा बीटा के, तो इससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा याद करना। तो आप ये वाला फॉर्मूला अल्फा और बीटा का याद कर लो। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दी होंगी, उससे आपने ये अल्फा बीटा निकालना है और उसको इस इक्वेशन में डाल के लिख देना है, तो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स और वाई, इन्होंने एक्चुअली पहले ही आपको सब कुछ यहाँ नीचे निकाल के दे दिया है कि समेशन एक्स 21 है, समेशन वाई 7 है, एक्स स्क्वायर इतना है, वाई स्क्वायर इतना है, एक्स वाई इतना है। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है तो हमें अल्फा और बीटा निकालना है। तो अल्फा की जो फॉर्मूला था हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अल्फा के फॉर्मूला में हमने यहाँ पे लिखा था समेशन अल्फा, यानी कि हमने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, समेशन वाई इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि समेशन वाई कितना है हमारा, समेशन वाई है 7 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 115 माइनस समेशन एक्स कितना है 21 इंटू समेशन एक्स वाई कितना है 14 डिवाइडेड बाय नीचे आपका एन कितना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये 5 है, तो 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 115 अगेन माइनस, अब ये समेशन एक्स का होल स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान देना। तो समेशन एक्स हमारा कितना है 21, ये इसका होल स्क्वायर है 21 का। समेशन एक्स स्क्वायर है बोलेंगे तो ये बोलेंगे, लेकिन अगर हम होल स्क्वायर बोलेंगे समेशन एक्स का तो एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका 3.81 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है। तो अल्फा और बीटा आप मेरे वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आपका जो रिग्रेशन इक्वेशन है ऊपर जो लिखी है वो क्या लिखी हुई है, दैट y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, बट अभी हमने ई निकाला नहीं है, एरर हमने निकाली नहीं है, तो हमारी इक्वेशन में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एक्स आएगा। तो हम इसको y इज इक्वल टू अल्फा कितना है हमारा 3.81 प्लस
अब बीटा कितना है, बीटा हमारा माइनस में है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -0.575x। तो ये चीज़ आप माइनस आगे भी ला सकते हो, तो y इज इक्वल टू -0.575x प्लस 3.81। तो इस तरीके से हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे इन्होंने आपको लिख दिया है, ऐसे आपने एग्जाम में भी रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। तो इस तरीके से आपके पेपर में वैल्यूज दी होती हैं। यहाँ पे जैसे ये दी हुई है, आपको बोला जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, तो आपने ये फॉर्मूला जस्ट उसको पुट करना है, इस फॉर्मूले में से अल्फा बीटा निकालने हैं और इसको ऐसे निकाल लेना है इक्वेशन को। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पार्ट कोरिलेशन यानी कि सेमी पार्शियल कोरिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।